अर्थ है आत्मा से आत्मा को देखना, आत्मा से आत्मा को जानना और आत्मा से आत्मा में स्थित हो जाना। जो आत्मा का स्वभाव नहीं है वो धर्म नहीं है। नमस्कार, सुप्रभातम। इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं लता, आपके साथ। सनातन धर्म में न केवल एक धार्मिक विश्वास है, बल्कि ये धर्म व्यक्ति को वास्तविक उद्देश्य समझने और उसको प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करता है, जीवन को सही दिशा में जीने के लिए प्रेरित करता है। तो सबसे पहले व्यक्ति को समय के साथ सही दिशा दिखाने में सहायक पंचांग के साथ करते हैं कार्यक्रम का आरंभ। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, तृतीया तिथि, बृहस्पतिवार, ज्येष्ठा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुभाषित की। सनातन ग्रंथों में लिखित श्लोक केवल धार्मिक ग्रंथों का हिस्सा नहीं है, बल्कि वे जीवन को दिशा देने वाले मार्गदर्शक भी हैं। इन श्लोकों के अध्ययन और पालन से व्यक्ति मानसिक, आध्यात्मिक और नैतिक रूप से समृद्ध हो सकता है। सुनते हैं आज का सुभाषित। एकः शत्रुर्न द्वितीयोऽस्ति, शत्रुरज्ञानतुल्यः पुरुषस्य राजन्, येनावृतः कुरुते संप्रयुक्तो घोराणि कर्माणि सुदारुणानि। अज्ञान से घिरकर और उससे प्रेरित होकर मनुष्य अत्यंत घोर और क्रूरतापूर्ण कर्म करने लगता है। इसलिए यह कहा गया है कि इस संसार में व्यक्ति का एक ही शत्रु है, वह है अज्ञान। उसके समान दूसरा कोई शत्रु नहीं। Surrounded by ignorance and inspired by it, man starts committing extremely grave and cruel acts. That is why it is said that a person has only one enemy in this world, that is ignorance. There is no other enemy like it. पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। भारतीय संस्कृति कहती है पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। इन 3 रत्नों में जल को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। हमारे पूर्वजों ने भी प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जल के महत्व को स्वीकारा है और जल के संरक्षण को आवश्यक बताया है। भारत में जल संरक्षण की परंपरा हजारों साल पुरानी है। भारत में जल संरक्षण की परंपरा पर आधारित देखिए ये रिपोर्ट। प्राचीन वेदों और पुराणों में जल विज्ञान के महत्वपूर्ण संदर्भ मिलते हैं। प्राचीन भारत में वाष्पीकरण, संघनन, मेघ निर्माण, वर्षा और उसके पूर्वानुमान को भली भांति समझा जाता था। भारतीय जलवायु, मिट्टी की प्रकृति और अन्य भौगोलिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए वर्षा जल, नदी नालों, झरनों और भूजल संसाधनों के विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की गई थी। भारत में पारंपरिक जल संरक्षण की तकनीकों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। आज हम आपको चित्तौड़गढ़ के किले में जल संग्रहण के बारे में बताएंगे कि मध्ययुगीन भारत में किलों जैसी विशाल संरचनाओं के निर्माण में जल विज्ञान का किस प्रकार उपयोग किया गया था। यह दर्शाता है कि उस समय के लोग जल प्रबंधन तकनीकों से भली भांति परिचित थे। मध्ययुगीन किलों से जल संचयन और प्रबंधन विज्ञान के बारे में बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं। इन किलों ने मानव बस्तियों को आश्रय प्रदान किया, क्योंकि इनमें प्रभावी जल भंडारण प्रणाली मौजूद थी। चित्तौड़गढ़ का किला पूर्वी सीमा पर अरावली पहाड़ियों में स्थित है, जो थार रेगिस्तान से सटा हुआ है। यह विशाल अंडाकार पहाड़ी के शिखर पर बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई लगभग 152 मीटर है। यह किला पूरे शहर को सुरक्षा और आश्रय प्रदान करता है।
एक अनुमान के अनुसार एक समय में इस किले में लगभग 50,000 लोग निवास करते थे। साथ ही बड़ी संख्या में हाथी और घोड़े भी यहाँ रहते थे। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 700 मिलीमीटर होती थी और किले में अगले 12 महीनों तक पर्याप्त जल संग्रहित किया जाता था। यहाँ तक कि रिसाव, वाष्पीकरण और अन्य कारणों से जल की हानि के बावजूद किले में 50,000 सैनिक 4 वर्षों तक बिना जल संकट के रह सकते थे। एक समय में किले में 84 जल स्रोत थे, जिनमें तालाब, कुएं और बावड़ियां शामिल थीं। वर्तमान में इनमें से केवल 22 ही अस्तित्व में हैं। चित्तौड़गढ़ के जल संग्रहण में मुख्य रूप से भूमिगत स्रोतों और वर्षा जल संचयन का उपयोग किया जाता था। भूजल को संरक्षित करने के लिए जलयुक्त चट्टानी परतों का सहारा लिया जाता था। जब कोई जलयुक्त चट्टानी परत पानी से पूरी तरह भर जाती है और सतह पर जल बहने लगता है तो इसे झरने का रूप मिल जाता है। वर्षा जल संचयन का मूल उद्देश्य भूमि पर गिरे जल को संरक्षित करना था, ताकि इसका उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जा सके। चित्तौड़गढ़ के किले में सभी तालाब प्राकृतिक जल संग्रहण के स्रोत थे। किले के निर्माणकर्ताओं ने न केवल सतही जल को संग्रहित किया, बल्कि भूमिगत जल के रिसाव को भी संरक्षित किया था। तालाबों के नीचे कुंड और बावड़ियां बनाई गईं, ताकि बाद में होने वाला जल रिसाव बर्बाद न हो। किले का लगभग 40% क्षेत्र जल स्रोतों से घिरा था, जो 500 हेक्टेयर से अधिक भूमि में फैला था। जलाशयों की औसत गहराई लगभग 2 मीटर थी। यदि सभी जलाशयों की कुल क्षमता की गणना की जाए तो यह लगभग 4 अरब लीटर जल भंडारण करने में सक्षम थे। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। चित्तौड़गढ़ का यह किला जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। वेद में भी बहुत ऐसे स्थल हैं जहाँ पर जल की चर्चा और उसके जल संरक्षण की बात कही गई है। इसीलिए तो सृष्टि के आदि में जल का तात्पर्य यह है कि ज का अर्थ है सृष्टि का आदि और लय। तो सृष्टि के लय पर्यंत जो अत्यंत उपयोगी है उसी का नाम जल है। यह भारतीय ज्ञान वास्तुकला जल विज्ञान को दर्शाता है। जलस्य रक्षणम नूनम भवतु, जल संरक्षणम अनिवार्यम, विना जलम तु सर्वम ही नश्येत, दाहम कष्टम करोति दूरम। अर्थात जल संरक्षण अवश्य करें। जल संरक्षण जरूरी है। जल के बिना सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मानव जीवन में जल सभी तापों और कष्टों को दूर करता है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बच्चों में बुखार और गले में संक्रमण होने पर स्वयं ही दवाई लेकर ये मान लेना कि ये सामान्य है, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है यदि ये आमवाती बुखार हो। क्या है आमवाती बुखार यानी रूमेटिक बुखार और इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, आइए जानते हैं। रूमेटिक फीवर यानी आमवाती बुखार एक ऐसा रोग है जिसका सही उपचार न होने पर गंभीरता बढ़ सकती है और जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है। रूमेटिक फीवर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। आमवाती बुखार अक्सर 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रभावित करता है, लेकिन छोटे बच्चों और वयस्कों में भी हो सकता है। जो स्ट्रेप्टोकोकस नाम का एक कीटाणु है ए, उसकी वजह से जो होंगे इन्फेक्शन गले के, उनमें ये दिक्कत पैदा होती है। ऐसे में बच्चे को बुखार आएगा, ऐसे में बच्चे को गले में दर्द होगा, खाना निगलने या पानी निगलने में दिक्कत होगी। ये जो गले के इन्फेक्शन हैं ये स्ट्रेप्टोकोकल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी याद रखना है अधिकतर इन्फेक्शन वायरल होते हैं, लेकिन अगर ये लक्षण मिल रहे हैं तो ये बैक्टीरियल होंगे और इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत आवश्यक है। अगर आप इस गले के इन्फेक्शन का उपचार नहीं करते हैं तो 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के बीच में इस थ्रोट इन्फेक्शन का दुष्प्रभाव शरीर के विभिन्न अंगों पे पड़ता है, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और परमानेंट यानी कि जो आगे जीवन को लिमिट करता है, जीवन की क्वालिटी को ख़राब करता है, वो दिल का इन्वॉल्वमेंट है। इसके अलावा
जोड़ों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इसके अलावा दिमाग का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और इसके अलावा चमड़ी या कनेक्टिव टिश्यूज का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। कई कारक हैं जो आमवादी बुखार की संभावना को बढ़ा सकते हैं। अधिक भीड़ भाड़ वाले स्थान पर रहना, कुपोषण और साफ सफाई का ध्यान न रखना, इन सभी कारकों से ये संक्रमण होने की संभावना हो सकती है। आमतौर पर गले में संक्रमण होने के 2 से 4 सप्ताह बाद रूमेटिक फीवर के लक्षण उत्पन्न होते हैं। ऐसा होने पर जोड़ों में दर्द और सूजन, बुखार, सीने में दर्द या घबराहट महसूस होना, बेकाबू झटके लगना, त्वचा पर दाने और त्वचा के नीचे छोटे छोटे उभार या रैशेस हो सकते हैं। रूमेटिक फीवर हृदय, जोड़ों, त्वचा और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण कुछ लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। हर स्तर पे रूमेटिक फीवर या रूमेटिक हार्ट डिजीज का बचाव किया जा सकता है, जिसमें पहला स्तर है प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस, यानी कि गले में दर्द है, बुखार है, ऐसे में आपको डॉक्टर को दिखा के एक एंटीबायोटिक का कोर्स 7 से 10 दिन का जरूर करना है। उससे काफ़ी हद तक आप रूमेटिक हार्ट डिजीज़ यानी कि वॉल्व का परमानेंट डैमेज बचा सकते हैं। अगर आपकी डायग्नोसिस बन गई है, आपके वॉल्व इन्वॉल्व हो गए हैं, तो ऐसे में आपको हर 3 हफ्ते नहीं तो 4 हफ्ते पे आपका डॉक्टर आपको पेनिसिलिन के इंजेक्शंस के बारे में बताएगा और वो इंजेक्शन ज़रूर लगवाने हैं। और इसका इंजेक्शन लगवाने से कई हद तक आप रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की सीवियरिटी को और प्रोग्रेशन को यानी कि आगे बढ़ने को रोक सकते हैं। रूमेटिक फीवर यानी आमवादी बुखार के लक्षण आ जा सकते हैं और उनमें बदलाव हो सकता है। इसके कारण जोड़ों में होने वाली समस्याएं जैसे दर्द और सूजन स्थायी नहीं होती, लेकिन यदि हृदय में सूजन हो तो वो स्थायी हो सकती है और गंभीर रूप भी ले सकती है। यदि रूमेटिक फीवर का सही इलाज न किया जाए या ये संक्रमण दोबारा हो जाए तो गंभीरताएं और जटिलताएं होने की संभावना अधिक होती है। आमवादी बुखार हृदय के वाल्व की समस्या का कारण बन सकता है। इसकी वजह से हृदय विफलता सहित लंबे समय तक चलने वाले हृदय क्षति हो सकती है। ओरल हेल्थ है उसको मेंटेन रखना है। जिन परिवारों में एक ही कमरे में काफ़ी लोग रहते हैं, ऐसे में स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया का संक्रमण बहुत ज़्यादा होता है। जहां ओवर क्राउडिंग होती है वहां बहुत ज़्यादा होता है, जहां पुअर सैनिटेशन होता है, पुअर ड्रिंकिंग वाटर होता है, वहां बहुत ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ में बच्चे जब भी खाते हैं उन्हें आदत डालनी है कुल्ला करने की, ब्रश करने की, तो गले के इन्फेक्शन नहीं होंगे, आप स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से बच सकेंगे, आप रूमेटिक हार्ट फीवर का प्राइमरी प्रिवेंशन कर सकेंगे। सही उपचार से स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया के संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकता है। दर्द का उपचार करने में दवाएं उपयोगी हैं, साथ ही सही दवाओं और उपचार द्वारा इससे होने वाली जटिलताओं को भी कम किया जा सकता है। सही समय पर सही इलाज लें, जिससे आमवादी बुखार से होने वाली गंभीरताओं से बचाव किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और कभी समस्या होने पर आवश्यक उपचार कराइए। सतर्क रहिए स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि शरीर स्वस्थ तो मन स्वस्थ। और कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। कितने 8,400 थोड़े कम है, परसों तक दे दो, चलेगा? चलेगा कैसे? भीम ऐप से कर देना। बड़ा अमाउंट है, पैसा बीच में अटक गया तो? परसों तक तू अटकाएगा, भीम ऐप नहीं।
कीजिए बिल्कुल सुरक्षित पेमेंट्स। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम, और सुप्रभातम में अब बात करेंगे आयुर्वेद के प्रमुख अंग योग की। योग द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता होती है नियमित रूप से यौगिक क्रियाओं को अपनाने की। शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे, इसके लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होनी चाहिए। तो आइए जान लेते हैं उन यौगिक क्रियाओं को जिन्हें अपनाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। आजकल के ज़माने में हमारे खाने पीने के तरीके और श्वास लेने के तरीके बहुत ही बदल गए हैं। तो आज मैं आपको 2 प्राणायाम बताऊंगी जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है। तो पहला प्राणायाम जो मैं बताऊंगी वो है इक्वल ब्रीथिंग, यानी आप 4 सेकंड श्वास लेंगे और 4 सेकंड श्वास छोड़ेंगे। मैं अभी श्वास अंदर लूंगी, छोड़ूंगी, ये हुआ इक्वल ब्रीदिंग। श्वास अंदर लिया और बाहर छोड़ा। अभी मैं आपको दूसरा प्राणायाम दिखाऊंगी और वो प्राणायाम है पूरक। पूरक यानी पूर्णा। हमारे जो फेफड़े होते हैं यहाँ शुरू होते हैं, हमारे जो शोल्डर ब्लेड्स है उसके नीचे से पूरे हमारे पेट के पास जो डायफ्राम मसल होता है वहाँ तक फेफड़े फैले हुए रहते हैं, मगर हम कभी उसको पूरते नहीं हैं, यानी पूरा श्वास भरते नहीं हैं। तो ये प्राणायाम आपके पूरे फेफड़े में हवा भरेगा, श्वास भरेगा और उससे आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी। तो देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। इसमें और एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें आप जो काउंटिंग करते हैं तो 1 सेकंड यानी 1 काउंट, आपको सिर्फ 5 सेकंड श्वास लेना है और फिर थोड़े 1-2 सेकंड ही अंदर रोकना है और फिर पूरा श्वास निकालना है आपका। तो आप मुझे फॉलो कीजिए। ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि जब भी आप श्वास लेते हो तो पूरे फेफड़े भरो और जब भी छोड़ते हो तो आराम से श्वास छोड़ दो। नियमित तरह से आप जरूर ये 2 प्राणायाम कीजिए। अब हम और टिप्स जानेंगे गुरुमा हंसा जी योगेंद्र जी से। नमस्कार। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि विटामिन सी ज़्यादा लिया जाए, तो ये सारे फ्रूट्स जिसमें विटामिन सी हाई है वो लेने ही चाहिए। दूसरा, तुलसी पेट के लिए बहुत अच्छी है, वो इम्यूनिटी को बढ़ाती ही है। और तीसरा, धूप में बैठना। अगर धूप ले ली हो ना आधे घंटे की पीठ पर तो बहुत फ़ायदा होगा, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी ही। फिर ज़रूरी है कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अच्छी नींद और रिलैक्सेशन समय समय पर बहुत ज़रूरी है। जब शरीर में ये होता है ना कि थकान आ गई तो इमीडिएटली रिलैक्सेशन करना चाहिए, बजाय थकान में आप काम करते रहो। इम्यूनिटी बढ़ती तभी है जब आप सर्कैडियन रिदम फॉलो करते हो कि सवेरे समय पर उठना, रात को समय पर सोना, ये बहुत ज़रूरी है शरीर को सही ढंग से चलाने के लिए। तो बस इन सब का ध्यान रखिए। नमस्कार। अभ्यास क्रम को आगे बढ़ाते हैं और भाषा के अभ्यास की बात करते हैं। भाषा हमारे अभिव्यक्ति का माध्यम है और जब हम संस्कृत भाषा की बात करते हैं तो संस्कृत भाषा सनातन की भाषा है, भारतीय संस्कृति की भाषा है, भारत की प्रतिष्ठा की भाषा है और जीवन जीने की कला सिखाने की भाषा है। तो संस्कृत सीखने के क्रम में चलते हैं संस्कृत पाठशाला में और अभ्यास करते हैं दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले कुछ सरल वाक्यों का। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्।
मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको शिष्टाचार के कुछ वाक्य सिखाएंगे, जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। आइए सीखते हैं इन वाक्यों को, इन फ्रेजेस को। वाक्य यदि हो वह बहुत अच्छा है तो कहेंगे सह बहु समीचीनः। सह बहु समीचीनः। वह बहुत बुरा है, इसके लिए संस्कृत में कहेंगे सह बहु दुष्टः। सह बहु दुष्टः। वह बड़ा रूखा है, इसके लिए संस्कृत में वाक्य बनाएंगे सह बहु रुक्षः। सह बहु रुक्षः। चाहे कुछ भी हो, इसे यदि संस्कृत में कहना होगा तो कहेंगे यत् किमपि भवतु। यत् किमपि भवतु। उस बात की चिंता न करें। तद विषये चिंता मास्तु। तद विषये चिंता मास्तु। ऐसा कोई नियम नहीं है। एतादृशः कश्चन नियमः नास्ति। एतादृशः कश्चन नियमः नास्ति। यदि हमें कहना हो यह कर सकते हैं तो इसे संस्कृत में कहेंगे एतत् कर्तुं शक्यम। एतत् कर्तुं शक्यम। लेकिन समय चाहिए। परम समयः अपेक्ष्यते। परम समयः अपेक्ष्यते। इतना तो किया। एतावत्तु कृतम। एतावत्तु कृतम। हमें कहना हो देख ही नहीं सकते, इसके लिए संस्कृत में कहेंगे द्रष्टुम एव न शक्यते। द्रष्टुम एव न शक्यते। वहीं कहीं होगा। तत्रैव कुत्रापि स्यात्। तत्रैव कुत्रापि स्यात्। यदि कहना हो सच कहता हूं तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे यथार्थम वदामि। यथार्थम वदामि या सत्यम वदामि। ऐसा हो सकता है। एवं भवितुम अर्हति। एवं भवितुम अर्हति। कभी ऐसा भी हो सकता है। कदाचित एवं अपि स्यात्। कदाचित एवं अपि स्यात्। वाक्य हो क्या मैं इतना भी नहीं जानता, तो इसे संस्कृत में कहेंगे किम अहम तावदपि न जानामि। किम अहम तावदपि न जानामि। कौन नहीं चाहता। कह न इच्छति। कह न इच्छति। वहां जाकर क्या करते हो। तत्र गत्वा किम करोति। तत्र गत्वा किम करोति। फिर आइए। पुनः आगच्छन्तु। पुनः आगच्छन्तु। मित्रों, आज के अंक में हमने कुछ वाक्यों को सीखा है। आप करते रहिए इनका अभ्यास। व्यवहार में आने वाले ऐसे ही कुछ और वाक्यों को लेकर आपके समक्ष होंगे हम उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः। विद्या ददाति विनयं, विनयाद्याति पात्रतां, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मं, ततः सुखम। विद्या विनम्रता सिखाती है, विनम्रता से व्यक्ति में योग्यता आती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है और धन से धर्म और सुख दोनों की प्राप्ति होती है। ये कथन है भारतीय संस्कृति का। इसलिए पूरी शक्ति और उत्साह से हमें विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में हमें दीजिए अभी अनुमति और आप देखिए कुछ सकारात्मक समाचार। नमस्कार। बीकानेर के बड़ा बाजार में स्थित एशिया की सबसे बड़ी ट्रांसजेंडर्स हवेली, ये न केवल ऐतिहासिक महत्व रखती है बल्कि समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय की स्थिति को भी बयान करती है। इस हवेली की गुरु माँ मुस्कान बाईसा, जो मूलतः हिसार की रहने वाली हैं, उन्होंने 10-15 वर्ष की आयु में अपने परिवार से अलग होकर यहाँ नया जीवन शुरू किया था। सरकार ने भी हमारे लिए बहुत अच्छा अच्छा काम कर रखा है। पढ़ लिखे नौकरी भी लगते हैं, कोई चेयरमैन है, कोई पार्षद है, कोई जज की नौकरी। मेरी गुरु माँ ने 25 लड़कियों की शादी करी इस शहर में और गरीब लड़कियों की खूब मदद करी, उनको रोजगार दिया।
यहाँ ट्रांसजेंडर समाज न केवल अपना जीवन आत्मनिर्भरता से जी रहा है, बल्कि समाज के अन्य वंचित वर्गों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है। जरूरतमंद बेटियों की शादियों की बात हो या फिर शिक्षा के माध्यम से ट्रांसजेंडर बच्चों को नई राह देने की कोशिश, इस हवेली में ट्रांसजेंडर्स के बीच धार्मिक समन्वय की अद्भुत झलक देखने को मिलती है। यहाँ एक ओर नमाज पढ़ी जाती है तो दूसरी ओर भगवान के भजन गाए जाते हैं। जैसे कि मेरी बड़ी बहन है और भी हैं, वो भी मेरी बहनों की तरह रहते हैं और गुरुजी वो बिल्कुल माँ की तरह प्यार करती हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। यहाँ के वातावरण में अब आपको अच्छा लगता है कि बहुत वहाँ अच्छा लगता है? नहीं, यहाँ पर अच्छा हाँ, लगता है। मुझे तो यही लगता है कि मेरी दुनिया यही है। इनकी कोशिश है कि अगली पीढ़ी के ट्रांसजेंडर्स को न केवल शिक्षा मिले, बल्कि वे समाज में अपनी अलग पहचान बना सकें। इनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर समाज में सहानुभूति और बराबरी का अवसर मिले तो वे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की असीम क्षमता रखते हैं। राजस्थान के बीकानेर से ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।